लेकिन चलिए हम आपके पास आएंगे। एक बार चलते हैं कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, आपके पीछे आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, एक बार जरा समझाइए, जरा तस्वीरें आसपास की दिखाइए। लोग कहां से आए, क्यों भरोसा है कि शोभन सरकार ने जो सपना देखा वो सच होगा? 21वीं सदी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, कैसे सपने को सच माने बैठे हैं? क्या सबके सब ऐसा मान रहे हैं, या वहां कोई ऐसा भी है जिसको लग रहा है सपना सच होना मुश्किल है, हम सिर्फ तमाशा देखने आए, भीड़ का हिस्सा बनकर? देखिए, हम लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं, पढ़े लिखे लोग टाइप से मुझे नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए, किस आधार पे आपको लगता है कि सपना ये सच हो जाएगा? क्योंकि शोभन सरकार ने आज तक जो भी कुछ कहा है मतलब सरासर सत्य हुआ है, और उनकी वाणी कभी आज तक मतलब। कहाँ से आए हैं और आपको लगता है कि सपना सच हो जाएगा आगे? हम लोग तो पूर्वा से आए, यहाँ करीब 45। पूर्वा से आए हैं जी। अच्छा। आज तक उनका सपना तो खैर गलत नहीं साबित हुआ कभी भी। हाँ। कभी भी नहीं गलत साबित हुआ। ये साइंटिफिक युग है, आपको लगता है कि वैज्ञानिक युग में भी इस तरह के सपने की बात देखना सही है? हाँ, सही है। सही है और एकदम सच होगा सपना 99%। आप लोग भी हैं, किस तरीके से लग रहा है बाबा का सपना सच हो जाएगा? सच होगा। हाँ? जी। क्या होगा कि बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा कहना यह है कि शोभन सरकार ने बोला है कि यहाँ पे सोना निकलेगा, ठीक है। उसके बाद गांव के निवास के लिए उन्होंने 20% की सरकार से मांग की है। चलिए कुंदन, हम आपके पास आएंगे। सरकार 20% कुंदन, हम आपके पास आएंगे। देखिए, 21वीं सदी है, चांद मंगल ग्रह पर जाने की बात हो रही है। चांद और मंगल पर फ्लैट और मकानों की भी बुकिंग अमेरिकी एजेंसियां कुछ कर रही है, हालांकि उसमें बहुत सारी धोखाधड़ी की भी खबरें आती है। लेकिन इस जमाने में, 21वीं सदी में, रॉकेट साइंस के इस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपने को सच मान रहे हैं और उस सपने का पीछा करते हुए उन्नाव पहुंच गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सोना निकलेगा और उस सोने से उनकी और देश की तकदीर और उनकी तकदीर, उनके गांव की तकदीर, तस्वीर बदलेगी। ब्रेक। हमारे संवाददाता उन्नाव में है, कल से खुदाई शुरू होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े खजाने की तलाश होगी, जिस खजाने में अगर साधु के सपने के मुताबिक समझें तो 1000 टन सोना है। 1000 टन सोना की कीमत 3 लाख करोड़ रुपए, और इतने बड़े सोने के खजाने से देश की तकदीर बदल जाएगी। और दिमाग आपको बता दें, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो जो 125 करोड़ लगभग आबादी है, हर आदमी में बांटा जाए सोना बेच के तो 2400-2500 रुपए हर आदमी को मिलेंगे, हमें और आपको भी 2500 हमारा भी हिस्सा होना इसमें है। अगर बांट दिया जाए तो खुश होना चाहिए कि हम लोगों के हिस्से भी कुछ आएगा। आप शक कर रहे हैं सपने पर बार बार? नहीं, मेरा हिस्सा तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि 1000 टन आप कहां से लाएंगे? 1000 टन, ये मतलब ये तो बहुत बड़ा फिगर है। इनसे ये पूछना चाहिए था संवाददाता से कि 1000 टन सोना वहां आया कहां से? अपने आप थोड़े पैसा पैदा हो गया। और वो कह रहे हैं सोने के सिक्के, 1000 टन के सोने के सिक्के किस पर लाद के लाए होंगे? नहीं, और जो इतिहास है, इतिहास में मुगलों के पास भी 1000 टन सोना नहीं था। देश के किसी भी राजे रजवाड़े के पास 100 टन सोने की भी जानकारी इतिहास में नहीं है। और दिमाग आपने कहा, जो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, हम चलते हैं, हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है DK तिवारी जी। चूंकि आप इतिहास का जिक्र आपने कल भी किया था, फिर से एक बार वही सवाल, चूंकि नए दर्शक हर समय चैनल पर आते हैं, कल से खुदाई होनी है, जरा उस राजा की उनकी हैसियत, आर्थिक स्थिति, माली हालत और 1000 टन सोने से उनका रिश्ता जरा समझाएं। दिमाग भी समझेंगे, दर्शक भी समझेंगे। तिवारी जी, देखिए, उस समय जो रजवाड़े थे या इस तरह के ताल्लुकदार थे, उनकी आय का एक स्रोत होता था मालगुजारी। और जो इनके समय राम बख्श जी के समय में मालगुजारी तय हमको मिलती है पुस्तकों में, वो भूमि की कीमत के आधार पर तय होती थी। तो 8 आना बीघा से लेकर के 4 रुपया बीघा तक की मालगुजारी उस समय प्रचलन में थी। कल हमने आपको बताया था कि इनकी पूरी रियासत ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 5 परगने, 25-30 गाँव थे। उससे इनको कुल 45,000 रुपया लगान मिलती थी। 20,000 रुपया तो ये खर्च कर देते थे अपने कर्मचारियों को व्यवस्थित करने में, और 25,000 रुपए की इनको आय हो जाती थी। तो ये बताइए, चलिए मैं समझ गया। तो आपके हिसाब से राजा बेचारे, आपके हिसाब से राजा बेचारे थे, जितने राजाओं का हमने जिक्र इतिहास में सुना है, जयपुर से लेकर, ग्वालियर से लेकर, निजाम से लेकर और जोधपुर और राजस्थान के कई राजा और बड़े राजा बहुत सारे मध्य प्रदेश में हुए, उन राजाओं की श्रेणी में अगर देखें तो इस 100 राजाओं में भी शामिल नहीं होंगे ये राजा? नहीं, इन राजाओं की स्थिति उन राजाओं से बहुत नीचे थी। इनको राजा भी नहीं कहना चाहिए, ये नवाबों के अधीन थे।
उनके गुलाम थे, उन्हीं के सेवा में काम करते थे और उनको ही अपना कर देते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन राजा के पास 1000 टन क्या 150 टन भी सोना उनके खजाने में नहीं हो सकता। जो कहा जा रहा है कि राजा को अंग्रेजों ने फांसी दे दी और उस फांसी देने से पहले उन्होंने अपना खजाना वहां किले के नीचे दबा दिया, ये तो नहीं हो सकता ना तिवारी जी? फिर नहीं, इनका कुछ एकदम नहीं हो सकता। इनके जो दोस्त थे बेनी माधव जी शंकरपुर वाले, तो उनके पास तो जितना खजाना था वो लेकर के हमेशा भागते ही रहते थे। अंग्रेज जो है उनको कभी पकड़ नहीं पाए, बात अलग थी। वो यहाँ से लड़ते लड़ते नेपाल चले गए और नेपाल से ही उन्होंने खुद हल्ला मचवा दिया। तिवारी जी, हम आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे, हम जिक्र कर दें, दर्शकों को बता दें। बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा आखिर 2 दिन से हम खजाने पर बहस क्यों कर रहे हैं, एक साधु के सपने पर बहस क्यों कर रहे हैं। सपने में खजाना देखा, खजाने की तलाश हो रही है और हम उस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन ये बहस जायज है, बनती है, क्योंकि सरकार ने शुरुआत की है। सरकार के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात की, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री से बात की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे से बात की, वहां सर्वे हुआ और उसके बाद कल से खुदाई हो रही है। अगर केंद्र सरकार उस सपने में आंशिक सच मानकर भी खुदाई करवाती है तो हम तो नजर रखेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार भी सपने पर भरोसा करती है, क्या सरकार के मंत्री सपने को सच मानते हैं। जिस सरकार पर तमाम तरह के आरोप हैं, जो सरकार मुस्तैदी न दिखाने के लिए बदनाम है, उस सरकार के मंत्री इतने मुस्तैद हैं कि एक साधु के सपने को सच मानते हुए हाईकमान से लेकर और तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री से बात करके उन्होंने इस बात की को सुनिश्चित किया कि वहां खुदाई हो। दिवांग, ये बहुत अहम है कि क्या सरकार इस सपने को सच मान रही है, क्या सरकारी एजेंसियां सच मान रही है, तभी तो खुदाई कर रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से देखिए, पहले प्रधानमंत्री थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की उन्होंने बात की थी। और अगर एक केंद्रीय मंत्री इस तरह के सपने को सच बताता हुआ प्रेस पर बताता है, ये कहता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात कर ली, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबसे बात कर ली, जैसे ये सबसे बड़ी समस्या हो गई, जबकि इतनी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं इस देश में, पर इस पर सब मान गए। मेरे ख्याल से ये जो मंत्री हैं चरणदास महंत, इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक केंद्रीय मंत्री हैं तो आप इस तरह के बयान देते हैं। और फिर दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा वाकई में कोई खजाना है, खुदाई हो रही है, दिवांग, तो खुदाई करवाइए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और हम जरूर आपको दिखाएंगे कि केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने क्या कहा। इस्तीफा दें या ना दें, दिवांग की अपनी निजी राय है, लेकिन यह जरूर है कि अगर वहां खजाना नहीं मिलता है, जो मुझे लगता है नहीं मिलेगा, दिवांग को लगता है नहीं मिलेगा, हालांकि मिले तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, देश की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। नहीं मिला तो क्या केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या एएसआई और तमाम अधिकारियों की, उन एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है जो वहां खुदाई करेंगे, महीनों तक मशक्कत करेंगे?